नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास का 12वां लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं मेघवंश और कुषाण वंश। मेघवंश और कुषाण वंश छोटा ही है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है। इसमें ज्यादा बताने लायक है नहीं, है ना। तो ये पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कुषाण वंश के बाद वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश। ये क्या थे? समकालीन वंश थे। तो हम लोग समकालीन वंश किस अपेक्षा हम लोग बोलते हैं समकालीन वंश? किसके साक्ष्य के जरिए बोलते हैं? क्या प्रमाण मिलते हैं कि हम लोग समकालीन वंश बोलते हैं? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मेघवंश और कुषाण वंश पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग समकालीन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर से वाकाटक वंश के से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज की इस सेशन का प्रारंभ करते हैं और मेघवंश से प्रारंभ करते हैं। ठीक है साथियों, मेघवंश और कुषाण वंश हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनसे पहले हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े थे? राष्ट्रीय राजवंश में हम लोग सातवाहन वंश पढ़े थे। सातवाहन वंश के बाद भी हम लोग क्या पढ़े थे? उससे पहले हम लोग पढ़े थे मौर्य वंश और शुंग वंश पढ़े थे। अगर आपने पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो जाकर एक बार विजिट कीजिए और देखिए, है ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। ठीक, तो चलिए मेघवंश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेघवंश पहले देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मेघवंश है ना, तो पहले हम लोग मेघवंश देखते हैं। मेघवंश, ये जो मेघवंश है इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? महामेघवंश। किस नाम से? महामेघवंश। महामेघवंश, ठीक है, महामेघवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या कहे मेघवंश कहे या महामेघवंश कहे। ठीक है, अगर इसकी शासनकाल की बात की जाए, अगर इसकी शासनकाल की बात की जाए भारत में, है ना, तो भारत में इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 200 बीसी से लेकर, शासनकाल की बात की जाए, शासनकाल शासनकाल की बात की जाए तो 200 बीसी से, कब से? 200 बीसी से कब तक? 200 बीसी से लेकर 5वीं शताब्दी तक, 5वीं शताब्दी तक था। ठीक है, 200 बीसी से 500 शताब्दी तक किसका शासनकाल है? मेघवंश का है। ठीक है, आगे बढ़े और इसके राजधानी की बात की जाए, ये जो 200 बीसी से 500 बीसी तक शासन किए हैं वो किस क्षेत्र में शासन किए हैं? और इस वंश का संस्थापक कौन है? अगर ऐसा आपसे पूछ ले, संस्थापक अगर पूछे, संस्थापक, तो संस्थापक कौन था जी? तो इसका संस्थापक था, वंश के नाम में ही है, महामेघ वंश। तो महामेघ वंश है, तो महामेघ वाहन है। कौन है? महामेघ वाहन है। साथियों याद रखिए, जो मेघ वंश है, कोई भी राजवंश है, वो अपने जो नाम में ही क्या रखते थे? वंश का नाम रखते थे। ठीक है, तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने नाम पे ही मौर्य वंश का प्रारंभ कर दिया। ठीक उसी प्रकार मेघ वंश ने, महामेघ वंश ने, महामेघ वंश, महामेघ वाहन ने क्या किया था? स्थापना किया था। तो महामेघ वाहन, तो महामेघ वाहन ने किस वंश का स्थापना किया था? मेघ वंश का स्थापना किया था। ठीक है, किस क्षेत्र पे स्थापना किया था? अगर इसकी राजधानी की बात की जाए, इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी कहां पे थी? तो इसकी राजधानी थी कलिंग में। और कलिंग कहां पे है? कलिंग है उड़ीसा में। कहां पे है? कलिंग है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है। कहां पे है? कलिंग उड़ीसा पे है। ठीक, अगर आगे बात की जाए और इसके प्रतापी प्रमुख शासक की बात की जाए, बहुत प्रतापी शासक थे अपने वंश के, मेघ वंश के तीसरे पीढ़ी के शासक, तीसरे पीढ़ी के शासक, तीसरे तीसरे शासक हुए, तीसरे शासक हुए। उसका नाम क्या था? राजा खारवेल। कौन था? राजा खारवेल था, राजा खारवेल। इस राजा खारवेल ने क्या किया था? अपने शिलालेख में, हाथी गुम्फा शिलालेख में क्या उत्कीर्ण किया गया था? इन्हीं से ही, इन्हीं शिलालेख से ही इस वंश की जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा क्या जानकारी मिलती है? कि छत्तीसगढ़ में भी इनके साक्ष्य मिलते हैं, शिवमेघ और यममेघ के मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, है ना। शिवमेघ यममेघ के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में भी मतलब उस समय का दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल में भी यह शासन किए होंगे। कौन सा? दक्षिण कोसल में भी, दक्षिण कोसल में भी, कोसल में भी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए शासन किए होंगे, है ना। तो छत्तीसगढ़ में कौन से
शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो याद रखिए यहीं पास शिवमेघ और यमेघ। कौन कौन सा? शिवमेघ और यमेघ। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। किस शासक के साक्ष्य मिलते हैं? तो साक्ष्य की अगर बात की जाए, इसके साक्ष्य की बात की जाए तो साक्ष्य मिलता है शिवमेघ। शिवमेघ, शिवमेघ, शिवमेघ के साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यमेघ, इसके अलावा यमेघ के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं ये उदयगिरी की पहाड़ी में स्थित है हाथी गुफा अभिलेख, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसे देखते हैं। उदयगिरी की पहाड़ी पे स्थित है हाथी गुफा अभिलेख, किसके द्वारा उल्लेखित किया गया था जी? तो ये राजा खारवेल के द्वारा, तीसरे शासक थे ना अपने वंश के। ठीक है, तो ये क्या है? उदयगिरी की पहाड़ी है। इस उदयगिरी की पहाड़ी में क्या है? इस उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुफा अभिलेख है। क्या है? किसका है ये? किसका है? राजा किसका है? शासक किसका है? किस राजा का है? राजा खारवेल का है। राजा खारवेल का है। राजा खारवेल का है। किसका शिलालेख है? राजा खारवेल का शिलालेख है। कहाँ पे है? अगर पहाड़ी की बात की जाए, पहाड़ी की बात की जाए तो पहाड़ी कौन सा है जी? तो पहाड़ी है उदयगिरी की पहाड़ी। कौन सा? उदयगिरी की पहाड़ी। उदयगिरी की पहाड़ी, उदयगिरी की पहाड़ी कौन सा है? उदयगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, इस उदयगिरी की पहाड़ी में बहुत सारे ऐसे हमें देखने को मिला है, 18 देखने को मिला है, 18 क्रमांक है ना, जिसमें से प्रमुख क्रमांक है इसमें से उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुफा अभिलेख है ना। ये जो दिख रहा है ये कौन सा अभिलेख है? उदयगिरी की पहाड़ी में स्थित हाथी गुफा अभिलेख में ही स्थित है ये, है ना। ये क्या है? हाथी गुफा का शिलालेख है। ये जो दिख रहा है ये चित्र में, ये क्या है? शिलालेख है। ठीक है, इसी में ही मेघवंश के तीसरे शासक राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ समय के लिए दक्षिण कोसल में भी क्या किया गया था? शासन किया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और छत्तीसगढ़ के हम लोग क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में दो हम लोग क्या देखे? दो शासक देखे, उनकी जानकारी देखने को मिला है मेघवंश में। कौन कौन सा है? दो शासक कौन कौन से थे? एक तो है शिवमेघ। कौन सा है? शिवमेघ। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है यमेघ। इन दोनों शासकों की जानकारी हमें कहां से मिलते हैं? मल्हार से मिलता है। मल्हार से कुछ सिक्के प्राप्त हुए, यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं। यमेघ और शिवमेघ के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? मल्हार से। मल्हार कहाँ पे है? मल्हार है बिलासपुर। कहाँ पे है? बिलासपुर में है मल्हार। ठीक, इस बिलासपुर में मल्हार की मल्हार में हमें जानकारी मिलते हैं शिवमेघ और यमेघ के सिक्के से। ठीक है, ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ में मेघवंश। आपको इतने ही जानकारी याद रखनी है, किनके सिक्के प्राप्त हुए हैं? शिवमेघ और यमेघ के कहाँ पे मिला है? मल्हार से मिला है। ठीक, इतना ही आपको जानकारी याद रखना है यह मेघवंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताया था ना ज्यादा टॉपिक नहीं है, ज्यादा नहीं लगता, 8 ही मिनट में हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कुषाण वंश। इसके बारे में, कुषाण वंश के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुषाण वंश देखते हैं। क्या देखते हैं? कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश। ठीक, कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। तो कुषाण वंश का शासन काल की अगर बात की जाए तो सेम भी सेम ही है ना। उन्हीं समय में ही तो ये लोग भी क्या किए थे? वो शासन किए थे। किसके? मेघवंश के समकालीन थे ये भी, है ना। तो शासन काल की अगर बात की जाए इनकी, शासन काल की, शासन काल की अगर बात की जाए तो सेम था, है ना। 200 बीसी से लेकर 5वीं शताब्दी तक। ठीक, कौन से? 200 बीसी से 5वीं शताब्दी तक। ठीक, ये हो गए। और इसके जो संस्थापक हुए हैं, क्या है? इनके जो संस्थापक हुए हैं ये कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए, संस्थापक की अगर बात की जाए, संस्थापक की अगर बात की जाए, क्या? संस्थापक की अगर बात की जाए भारत में कुषाण वंश की, तो कौन सा है जी? कुजुल कट फिशस। कौन है? कुजुल कट फिशस।
कुजुल, कुजुल कट फिशेस, कट फिशेस, कट फिशेस, ठीक है। कुजुल कट फिशेस है। भारत में ना, भारत में कुषाण वंश के संस्थापक है कुजुल कट फिशेस, ठीक। कहाँ पे संस्था, इनकी राजधानी कहाँ पे थी, कहाँ पे शासन करते थे, भारत में कहाँ पे शासन करते थे, किस जगह में रहकर ये शासन करते थे, इनकी राजधानी क्या थी। तो राजधानी की अगर बात की जाए, राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी जी, पेशावर में थे। अभी जो वर्तमान में पेशावर है, पुरुषपुर, कौन सा, पुरुषपुर, पुरुषपुर, ये क्या है, पुरुषपुर है। अभी वर्तमान का पेशावर, अभी वर्तमान का पेशावर, ठीक है, ये है, ठीक। तो इनके साक्ष्य क्या मिले हैं, कौन कौन से शासकों के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। इसकी अगर प्रमुख शासक की बात की जाए, इनके अगर प्रमुख शासक की बात की जाए, इनके प्रमुख शासक, कुषाण वंश के प्रमुख शासक की बात की जाए जो हमारे छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य मिले हैं, उन शासकों की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रतापी शासक अगर हुए हैं तो वो है कनिष्क। कौन हुए हैं, कनिष्क हुए हैं, कनिष्क। कनिष्क का साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ से मिलेगा, है ना, इनके सिक्के हमें मिलेंगे। इसके अलावा, कनिष्क के अलावा विम कटफिशेस के भी हमें सिक्के मिलेंगे, विम कटफिशेस के, कटफिशेस के हमें सिक्के मिलेंगे, ठीक है। तो दो शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलेगा, ठीक है, एक तो है कनिष्क और दूसरा है विम कटफिशेस, है ना। कुषाण वंश के बारे में आप याद रखिए, कुषाण वंश एक ऐसा शासन, ऐसा वंश था जिन्होंने इंडिया में व्यापक रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। व्यापक रूप से ना, इंडिया में व्यापक रूप से, भारत में, भारत में व्यापक, व्यापक रूप से क्या किया था, सोने के सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलवाए थे, सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। कौन थे, प्रथम शासक थे ये, व्यापक रूप से सोने के अगर सिक्के चलाने वाले अगर बात की जाए तो प्रथम शासक कौन हुए, कुषाण वंश के ही शासक हुए, ठीक है। याद रखिए सर्वाधिक तांबे के भी सिक्के जारी करवाने का श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है, कुषाण वंश को। तो सर्वाधिक ताम्र सिक्के, सर्वाधिक, सर्वाधिक अगर ताम्र सिक्के की बात की जाए, ताम्र सिक्के की बात की जाए, सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलवाने का श्रेय भी इन्हीं को ही जारी जाना श्रेय जाता है, किसको, सर्वाधिक ताम्र सिक्के जारी, जारी करवाने का श्रेय, करवाने का श्रेय किसे जाता है, कुषाण वंशों को ही जाता है, कुषाणों को ही जाता है, ठीक, याद रखिए। तो ये हो गया बेसिक जानकारी। इसके अलावा हम लोग छत्तीसगढ़ में अब आते हैं, छत्तीसगढ़ में इनके साक्ष्य देखते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इनके हम लोग साक्ष्य देखते हैं। अगर याद रखिए ये किस प्रकार का इसका सिक्के है, ये सिक्के हैं इनके, है ना, ये क्या है, इनके सिक्के हैं, क्या है, कुषाण वंश के ये सिक्के हैं, ये है कनिष्क के सिक्के और ये है विम कटफिशेस के सिक्के, ठीक है। इस प्रकार का आपको साक्ष्य देखने को मिलेगा। अगर छत्तीसगढ़ में कुषाण कालीन साक्ष्य की बात करूं, सिक्के कहां कहां से मिले हैं, इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है रायगढ़ के तेलीकोट। कहां से, रायगढ़ के तेलीकोट से आता है। पहला नाम किसका आता है, पहला नाम आता है रायगढ़ के तेलीकोट, कौन सा कोट, तेलीकोट, तेलीकोट, तेलीकोट कहां पे है, रायगढ़ पे है, रायगढ़ में है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़े, यहां से क्या मिला है, यहां से सोने के सिक्के मिले हैं, क्या मिले हैं, स्वर्ण सिक्के मिले हैं, स्वर्ण सिक्के मिले हैं, ठीक है। किसके सिक्के मिले हैं, स्वर्ण के सिक्के मिले हैं जो कि कुषाण वंशी है, कौन सा है, कुषाण वंशी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और दूसरे स्थल कौन सा है भाई, तो इसके अलावा और दूसरे स्थल की अगर बात की जाए तो कौन सा है, पेंडरवा, कौन सा है, पेंडरवा। अगर इससे भी अगर डीपली जाऊं मैं, पेंडरवा से भी डीपली अगर जाऊं तो झाझापुरी हो गया, कौन सा है, झाझापुरी, झाझापुरी,
झाझापुरी, ठीक है, झाझापुरी है, पेंड्रवा, 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 ठीक है, ये है पेंड्रवा। और ये जो पेंड्रवा है ये कहाँ पे है, ये जो पेंड्रवा है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है बिलासपुर में, कहाँ पे, बिलासपुर में है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। यहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, सिक्के तो मिले हैं, तो यहाँ पे कौन सा सिक्का मिला है, यहाँ पे तांबे का सिक्का मिला है, कौन सा, तांबे का सिक्का मिला है, तांबे का सिक्का मिला है, ठीक है। कहां से, झाझापुरी, पेंड्रवा, बिलासपुर से क्या मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। क्या यहीं से बस तांबे का सिक्का मिला है, नहीं, इसके अलावा, इसके अलावा कोरबा से भी तांबे के सिक्के हमें देखने को मिले हैं। कहां से, कोरबा से भी, कहां से देखने को मिला है, तीसरे नंबर पे कोरबा, कोरबा से क्या मिला है हमें, कोरबा से हमें तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, है ना। कोरबा से क्या मिला है, तांबे के सिक्के, यहां से भी तांबे के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के यहां से भी मिले हैं, ठीक है, कोरबा से। तो दो जगहों से तांबे के सिक्के मिले हैं, एक तो कोरबा हो गया, एक तो झाझापुरी हो गया, और एक स्वर्ण सिक्के मिले हैं जो कि तेलीकोट का है। तेलीकोट कहाँ पे है, तेलीकोट रायगढ़ पे है, पेंड्रवा कहाँ पे है, बिलासपुर में है, और उसके अलावा कोरबा में भी साक्ष्य मिला है। तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए हमारे दक्षिण कोसल में, क्या है, दक्षिण कोसल में कौन आए थे शासन करने, भाई कुषाण वंश आए थे शासन करने के लिए। तो इस क्षेत्रों में कुछ समय के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में, दक्षिण कोसल में कुषाण वंश शासन करने के लिए आए थे, इन साक्ष्यों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा और किस प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार के सिक्के हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इस प्रकार का अगर सिक्का आपको दिखे तो ये कौन सा सिक्का है, कुषाण कालीन सिक्के है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, कौन से सिक्के दिखे, कहां कहां से देखा है, तो एक तो हमने देखा है कहां पे, एक हमने देखा है कौन सा, रायगढ़ में तेलीकोटा, यहाँ पे है रायगढ़ में तेलीकोटा, तेलीकोटा, तेलीकोट, ठीक है, एक है तेलीकोट, रायगढ़ में है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहां पे देखा है, इसके अलावा हम लोग कोरबा में देखा है, कोरबा में हमें मिला है, क्या मिला है, कोरबा में हमें मिला है तांबे के सिक्के। इसके अलावा और कहां पे तांबे के सिक्के मिले हैं, पेंड्रवा में मिला है, पेंड्रवा कहां पे है, बिलासपुर में है, पेंड्रवा, 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 ठीक है, पेंड्रवा। और अगर डीपली भी जाए तो झाजलपुर है, ठीक है, झाजापुरी है, ये हो गया। चलिए ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा कुषाण वंश और मेघ वंश, है ना। ज्यादा समय नहीं लगा, 18 ही मिनट लगे हैं, है ना। मैं आपको पहले से ही बता दिया था कि इसमें बहुत सारे बताने योग्य बात नहीं है, बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं, कम ही साक्ष्य मिले हैं। तो जितना साक्ष्य मिला है, जितना जानकारी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया, ठीक है। इनसे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश तो देख चुके हैं, अब अगला वंश कौन कौन सा आएगा, अगला वंश कौन कौन सा आने वाला है, हम लोग क्या क्या देख लिया अभी राष्ट्रीय राजवंश में। अगर राष्ट्रीय राजवंश की बात की जाए, राष्ट्रीय राजवंश की बात की जाए, राजवंश की बात की जाए, तो राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा वंश पढ़ लिए हैं जी। पहला हम लोग पढ़े हैं मौर्य वंश, कौन सा, मौर्य वंश। दूसरा कौन सा पढ़े हैं, तो दूसरा पढ़े हैं हम लोग शुंग वंश, शुंग वंश। तीसरा कौन सा पढ़े हैं, तो तीसरा पढ़े हैं हम लोग सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। और आज के हम लोग क्या पढ़े हैं, आज हम पढ़े हैं मेघ वंश, मेघ वंश। और कौन सा पढ़े हैं, कुषाण वंश, कुषाण वंश, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा हम लोग राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत ही हम लोग वाकटक वंश पढ़ते हैं, वाकटक वंश, वाकटक वंश पढ़ते हैं। इसके अलावा वाकटक वंश के आगे बात करें तो इसके अलावा हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे। अब गुप्त वंश के बाद हम लोग क्या पढ़ने लग जाएंगे, क्षेत्रीय राजवंश पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। इस समय वाकटक वंश और गुप्त वंश क्या है, एक समय में, एक ही समय में, एक ही समय काल के अंतर्गत ये अलग अलग जगहों में वाकटक वंश, गुप्त वंश और इसके अलावा बस्तर में स्थित था, बस्तर में स्थित था कौन सा वंश, नल वंश, नल वंश, नल वंश। तो ये नल वंश और वाकटक वंश और गुप्त वंश, ये तीनों वंश क्या किए, एक ही समय में, एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में शासन किए थे छत्तीसगढ़ में। तो उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। ये तो
वाकटक वंश कहाँ पे, अपना दक्षिण कोसल में था, नंदीवर्धन में। गुप्त वंश पाटलिपुत्र में था, और नल वंश अपने बस्तर में था। तो इसे हम लोग देखते हैं समकालीन कैसे कहें, इसका साक्ष्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समकालीन वंश हम लोग देखते हैं। ये अगर बात की जाए, ये जो मैप दिख रहा है, ये मैप दिख रहा है, इसमें क्या है, ये जो दिख रहा है ये बस्तर क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कौन सा वंश शासन करते थे, तो इस क्षेत्र में नलवंश शासन करते थे। कौन सा वंश, नलवंश, नलवंश। ठीक, और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये जो कलर का दिख रहा है यहां से यहां तक ऐसे, ये जो दिख रहा है, इसमें कौन सा वंश शासन करते थे जी, तो इस जगह पे शासन करते थे वाकटक वंश। कौन सा, वाकटक वंश, वाकटक वंश यहाँ पे शासन करते थे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा शासन करते थे, तो यहाँ पे शासन करते थे, यहाँ पे कौन सा वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश। ठीक, तीन वंश एक ही समय में शासन करते थे, इसकी साक्ष्य हमें जानकारी मिलने है, देखने को मिला है। ठीक है, किस साक्ष्य के आधार पर हम लोग ये बोल रहे हैं, वो साक्ष्य को हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश की राजधानी क्या थी। पहले हम लोग देखते हैं गुप्त वंश की राजधानी क्या थी। तो गुप्त वंश की राजधानी क्या थी जी, तो गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और ये जो पाटलिपुत्र है ये वर्तमान का क्या है, पटना है। ठीक, नल वंश की राजधानी की बात की जाए तो नल वंश की दो राजधानी थी। कितनी राजधानी, दो राजधानी थी। एक तो था कोरापुट, कौन सा, एक है यहाँ पास है कोरापुट, कोरापुट। ये जो कोरापुट है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ये उड़ीसा में है। ठीक, और ये जो कोरापुट, ये जो पुष्करी है, दूसरा वाला, दूसरा राजधानी है पुष्करी है, जो अभी वर्तमान का क्या है, भोपालपट्टनम है, ये भी इसकी राजधानी थी, पुष्करी, पुष्करी। ठीक है, इसकी दो राजधानी थी नलवंश की, ये आपको याद रखना। पुष्करी कौन सा है, अभी वर्तमान का भोपालपट्टनम है। ठीक, एक तो कोरापुट है, कोरापुट है प्रारंभिक राजधानी। कोरापुट किस, कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा पे स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं वाकटक वंश। वाकटक वंश की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ पे है नंदीवर्धन, कहाँ पे, नंदीवर्धन है। अभी नंदीवर्धन वर्तमान में कौन सा है, तो नागपुर है, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन है। ठीक है, ये क्या है, इसकी राजधानी है। और समकालीन वंश कौन कौन सा है, हमने देख लिया तीन वंश है। कौन कौन सा वंश है भाई, एक तो है समकालीन वंश, समकालीन, समकालीन वंश, यही हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो समकालीन वंश के अंतर्गत हम लोग कौन कौन सा देखे, पहला है वाकटक वंश, दूसरा कौन सा है, दूसरा है गुप्त वंश, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है नल वंश, नल वंश। ठीक है, ये हम लोग देख लिए, है ना। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलते हैं, कोई शिलालेख है क्या, कोई ग्रंथ है क्या, कोई ताम्र पत्र है क्या, तो इसके से ही हमें जानकारी मिलते हैं। इसी से ही हम लोग क्या है, इतिहास पढ़ते हैं, ताम्र पत्र, दान पत्र, पुरातात्विक स्थल, ग्रंथ, इनसे ही तो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, समुद्रगुप्त के अभिलेख से। समुद्रगुप्त के एक अभिलेख है, उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन सा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसकी जानकारी हमें मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखने को मिला है ये आपको समझ में आ गया है ना। अगर मैं छत्तीसगढ़ की अगर नक्शे की अगर बात की जाए यहाँ पे, वो तो बड़ा मैप था, है ना। छोटे में हम लोग देखते हैं, छोटे में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है भोपालपट्टनम, यहाँ पे है पुष्करी, पुष्करी। ठीक है, ये है पुष्करी, यहाँ पे है कोरापुट, यहाँ पे है कोरापुट, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है क्या, बिहार, बिहार में है क्या, पटना पुत्र, पाटलिपुत्र, पाटली, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। यहाँ पे है गुप्त वंश, यहाँ पे है नल वंश, दोनों जगह में कौन सा है, नल वंश है। और यहाँ पे है नंदीवर्धन, कहाँ पे, यहाँ पे नागपुर है, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। ठीक है, तो अगर वंश कौन कौन सा है, वंश तो हम लोग देख लिए, यहाँ पे है वाकटक वंश, वाकटक वंश, वाकटक वंश। ठीक है, यहाँ पे है गुप्त वंश, यहाँ पे है गुप्त वंश, और यहाँ पे है नल वंश, यहाँ पे है नल वंश। ठीक, तो ये तीन वंश है, तीन वंश क्या है, समकालीन है।
आपको जगह में ट्रेस करा दिया कहां पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, है ना। इस प्राग प्रशस्ति अभिलेख में क्या वर्णन किया गया है, इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। पहला हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति अभिलेख। थोड़ा सा रुकिएगा, है ना, थोड़ा सा रुकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पे ना। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को देखते हैं, है ना। ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, क्या है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ये किसका है जी, ये है समुद्रगुप्त का। किसकी है, समुद्रगुप्त किसका शासन है, शासन कौन से शासक का है, कौन से शासक का है। तो शासक कौन है, तो शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन है, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का है ना। तो ये जो समुद्रगुप्त है, ये तो नहीं लिखा होगा, किसी के द्वारा उत्कीर्ण किया गया होगा, है ना। तो किसने किया है, हरिसेन, किसके, इसके दरबारी कवि है, दरबारी दरबारी कवि, कवि हरिसेन, हरिसेन, ठीक है। दरबारी कवि हरिसेन, इस हरिसेन के द्वारा ही क्या लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। इसमें क्या जानकारी दी गई है, इसमें क्या जानकारी दी गई है, इसमें क्या जानकारी है। तो इसमें जो समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान है, दक्षिण विजय अभियान है, उसके बारे में जानकारी मिलते हैं। हरिश्चंद्र ने क्या किया है, दरबारी कवि है ना समुद्रगुप्त का, तो दरबारी कवि है, इस वजह से इन्होंने क्या किया है, समुद्रगुप्त के जो दक्षिणी विजय अभियान है, जो दक्षिण विजय अभियान है, दक्षिण विजय अभियान है, विजय अभियान है, ये जो दक्षिण विजय अभियान है, इसी दक्षिण विजय अभियान के दौरान इन्होंने क्या क्या किया था, दक्षिण कौशल के वाकटक नरेश महेंद्र सेन को हराया था, है ना। उसके अलावा दक्षिणी अभियान के ही जरिए नलवंशी शासक महाकांतार में रह रहे थे, है ना, शासन कर रहे थे। तो महाकांतार नरेश नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी हराया था। तो इसमें हमें जानकारी मिलती है दक्षिणी विजय अभियान के दौरान क्या जानकारी मिलती है, कि इन्होंने समुद्रगुप्त ने इन्हें दो राजाओं के हराया है। एक तो कौन सा है, एक है वाकटक नरेश, वाकटक नरेश। ये जो वाकटक नरेश है, इसका क्या नाम है जी, तो ये जो वाकटक नरेश है, इसका नाम है महेंद्र सेन। कौन सा है, महेंद्र सेन है, महेंद्र सेन, महेंद्र सेन, इस महेंद्र सेन को हराया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा और युद्ध किए हैं, किसके साथ, दूसरा युद्ध किए हैं महाकांतार नरेश, महाकांतार के शासक, महाकांतार के शासक, शासक कौन से वंश के थे, नलवंशी थे, नलवंशी थे। ये नलवंशी कौन थे, तो इस नलवंशी का नाम है व्याघ्रराज। क्या नाम था, व्याघ्रराज है, व्याघ्र व्याघ्रराज। तो इन दोनों का क्या किया है, इन्होंने हराए हैं। याद रखिए, इसी व्याघ्रराज को हराने के बाद, पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त क्या क्या उपाधि धारण करते थे, व्याघ्रहंता। क्या उपाधि, व्याघ्रहंता उपाधि धारण किए। इसी व्याघ्रराज को हराने के बाद समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया कि ये जो है वो समकालीन वंश थे। पहला कौन, पहला तो ये गुप्त वंश है, गुप्त वंश है। दूसरा ये वाकटक वंश है। ये तीसरा ये नलवंशी है, ठीक। मैप में देखे क्या, मैप में देख लेते हैं भाई, ये मैप में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन शासन कर रहे थे, यहाँ पे महेंद्र सेन। कहाँ पे, नंदीवर्धन में दक्षिण कौशल में कौन शासन कर रहे थे, महेंद्र सेन। महेंद्र सेन, महेंद्र सेन, महेंद्र सेन, ठीक है।
महेंद्र सेन। यहाँ पे कौन शासन कर रहे थे बस्तर क्षेत्र में? तो यहाँ पे शासन कर रहे थे व्याघ्रराज। कौन? व्याघ्र व्याघ्र राज। ठीक है। यहाँ पे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ये जो दक्षिण विजय करेंगे, यहां से दक्षिणी अभियान जब करेंगे तो यहाँ पे पहला कौन सा किसे हराएंगे? महेंद्र सेन को, उसके बाद व्याघ्रराज को। ठीक है, ये हो गया। ये तो हो गया युद्ध संबंधित। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसके अलावा और भी क्या साक्ष्य मिलते हैं कि हम इसको समकालीन कहें? तो अलावा इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अलावा, प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति अभिलेख के अलावा, अभिलेख अभिलेख के अलावा और क्या साक्ष्य मिले हैं हमें? तो इसके अलावा हमें और साक्ष्य मिले हैं, है ना? कौन कौन सा मिला है इसे हम लोग देखते हैं। तो दूसरा है कौन सा? मेघदूत। मेघदूत। ये जो मेघदूत ग्रंथ है, क्या है? मेघदूतम ग्रंथ है। क्या है? मेघदूतम ग्रंथ। ग्रंथ। चलो ठीक है, इस ये लिख लेते हैं मेघदूतम ग्रंथ। ये मेघदूतम ग्रंथ किसका है? तो ये मेघदूतम ग्रंथ है कालिदास का। किसका है? कालिदास का। कालिदास का है। कालिदास का है। और ये किसका है जी? ये समुद्रगुप्त का है। किसने लिखा है? हरिशेन ने। हरिशेन ने। ठीक है, हरिशेन ने लिखा है, ये आपको पता चल गया। इस मेघदूतम में क्या बताया गया है, क्या वर्णन किया है, इसे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा और कहां से अभिलेख है, जो लेख है उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं कि ये समकालीन थे। तो इसके अलावा और कौन सा साक्ष्य है? तो एक है बालाघाट का लेख। जो बालाघाट लेख है ये पृथ्वी सेन द्वितीय के लेख है ना? किसके हैं? पृथ्वी सेन द्वितीय के हैं बालाघाट लेख। बालाघाट लेख। घाट लेख। ये जो लेख है ये किसके हैं जी? तो ये है पृथ्वी सेन के। पृथ्वी सेन द्वितीय के। पृथ्वी सेन द्वितीय के हैं। इतना आपको पता चल गया। इसके अलावा, इसके अलावा क्या किया गया है? रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा शिलालेख से, जो वाक्टक वंश है और नलवंशी वंश है, ये जो दो वंशों के बारे में जो लंबे समय से चल रहे संघर्षों के बारे में साक्ष्य कहां से मिलता है? रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा शिलालेख से मिलता है। चौथा हम देखेंगे कौन सा? एक तो है रिद्धिपुर शिलालेख, रिद्धिपुर शिलालेख, और दूसरा है केसरी बेड़ा। कौन सा? केसरी बेड़ा। केसरी बेड़ा शिलालेख। शिलालेख। ये जो दो शिलालेख है इसमें क्या जानकारी मिली है? वाक्टक वंश के तथा नल वंश के शासकों द्वारा जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था युद्ध का, उसका साक्ष्य हमें जानकारी मिलते हैं किसमें? रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में शिलालेख में। ठीक है। मेघदूतम में क्या है? मेघदूतम में हमें क्या वर्णन मिलता है? मेघदूतम में विवाह का वर्णन मिलता है, जिसमें से गुप्त वंश और वाक्टक वंश के विवाह के संबंध हमें जानकारी देखने को मिलता है। और रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा और बालाघाट से हमें क्या जानकारी मिलते हैं? इनसे वाक्टक और नल वंश के युद्धों का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। पहले आते हैं हम लोग मेघदूतम में, क्योंकि हम लोग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख देख लिए इसमें क्या उल्लेखित है। अब आते हैं मेघदूत ग्रंथ में। इस मेघदूत ग्रंथ में क्या उल्लेखित है? ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले से बता चुके हैं यहाँ पे कौन शासन करते थे? वाक्टक, और वहां पे गुप्त। ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ पे था वाक्टक, वाकाटक। ठीक है, और यहाँ पे था गुप्त। यहाँ पे है गुप्त। ठीक है। होता यह है इस समय वाक्टक नरेश कौन थे? तो इस समय वाक्टक नरेश थे रुद्रसेन। कौन थे? रुद्रसेन थे। रुद्रसेन। ये जो रुद्रसेन है इसके ही समकालीन कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसकी एक पुत्री हुआ करती थी। एक पुत्री थी, उस पुत्री का क्या नाम है? प्रभावती थी। कौन सा? प्रभावती। प्रभावती। ठीक। ये जो गुप्त वंश के शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये प्रभावती उसकी पुत्री है। इस पुत्री का विवाह कर देते हैं किसके साथ? रुद्रसेन के साथ। क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है। ठीक है, विवाह हो गया और इस विवाह होने से एक पुत्र का प्राप्त होगा,
जिसका नाम क्या है, प्रवर सेन द्वितीय। क्या नाम है, प्रवर सेन द्वितीय है, ठीक है, या प्रवर सेन भी कहे तो भी चलेगा, ठीक है। कौन सा है, प्रवर सेन है। इन दोनों से क्या मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, इन दोनों से क्या होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र, उस पुत्र का क्या नाम है, तो पुत्र का नाम है प्रवर सेन, प्रवर सेन, ठीक है। क्या नाम है, प्रवर सेन द्वितीय, लिखिए द्वितीय लिखिए, क्योंकि फर्स्ट अभी है, प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है। अब होता ये है कि प्रवर सेन क्या है, अल्प आयु का है, क्या है, अल्प आयु का है, अल्प आयु है, इसकी आयु कम है, अल्प आयु है, क्या है, अल्प आयु है, इसका क्या है, अल्प, अल्प, अल्प आयु है, ठीक है। ये क्या है, अल्प आयु है। अल्प आयु के दौरान ही रुद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। प्रवर सेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो प्रवर सेन, रुद्रसेन की मृत्यु हो गई है ना, तो प्रवर सेन क्या है, उस समय अल्प आयु है ना, तो राजा बनने का योग्य नहीं है, क्योंकि ये अल्प आयु है। तो होता ये, प्रवर सेन को गद्दी पर बैठाएगा कौन, प्रभावती, और इसकी संरक्षक के रूप में, क्या है, इनके संरक्षक के रूप में, संरक्षिका के रूप में क्या करता है, शासन करता है, कौन करता है, प्रभावती करता है। तो कौन है, संरक्षिका के रूप में कौन शासन करेगा, प्रभावती, ठीक है। प्रभावती संरक्षिका के रूप में, संरक्षिका के रूप में, संरक्षक, संरक्षकी का रूप में क्या करेगा, यह शासन करेगा, ठीक है। कौन करेगा, प्रभावती करेगा। होगा ये, अब ये पता चलेगा किसे, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो नाती के प्रति क्या होता है, प्रेम अधिक होता है, पता है ना, नाती के प्रति प्रेम अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, अपने पुत्र पुत्री की अपेक्षा नाती के, नाती के में क्या होता है, अधिक स्नेह होता है। तो स्नेह अधिक होता है, इसी वजह से ये अल्पायु है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबारी कवि कालिदास को, इसके क्या है, दरबारी कवि कालिदास है, दरबारी, दरबारी कवि कौन है, कवि कालिदास है, कौन है जी, कवि कालिदास है, कवि कालिदास है, कालिदास। तो ये कवि कालिदास को कौन भेज देते हैं, कवि कालिदास को भेजते हैं इसके दरबार में, प्रवर सेन के, जाओ और इसकी शिक्षा दीक्षा दीजिए, है ना। तो शिक्षा दीक्षा के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए क्या करते हैं, प्रवर सेन के दरबार में किसे भेज देते हैं, कालिदास को भेज देते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, भेजेंगे। चलिए नक्शे में आते हैं, भेजता है उसे देखते हैं, ये इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे क्या है, कवि कालिदास को भेज रहा है, कवि कालिदास, कालिदास, ठीक है, कवि कालिदास है। अब यहां से दरबार में किसके दरबार में आएंगे, किसके दरबार में आएंगे, यहाँ पे दक्षिण कोसल आएंगे, किसके दरबार में, प्रवर सेन के दरबार में। तो आएंगे, तो इस समय आते समय यहाँ से, बिहार तो यही है ना, पटना यही ना, तो ऊपर से ऐसे आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, सरगुजा है, इस सरगुजा में क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी है, तो यहाँ पे रुकते हैं, कवि कालिदास यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी पे, कहाँ पे, रामगढ़ की पहाड़ी पे, रामगढ़ की पहाड़ी पे। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी पे रुकेगा, क्या है, यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा सा रुकेगा, रुकने के बाद यहाँ पे देखेगा, क्या देखेगा, यहाँ पे देखेगा पूरा, क्या देखेगा, सरगुजा का सौंदर्य देखेगा। और सरगुजा का सौंदर्य जब देखते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, सरगुजा को स्वर्ग जाने का द्वार कहते हैं, उसकी खूबसूरती सुंदरता को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर, ठीक है। तो कवि कालिदास ने यहाँ पे क्या करते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं, एक ग्रंथ लिखते हैं, एक ग्रंथ लिखते हैं। उस ग्रंथ का क्या नाम है जी, तो उस ग्रंथ का नाम है मेघदूतम। क्या नाम है, मेघदूतम, मेघदूतम। इस मेघदूतम में क्या करते हैं, इस मेघदूतम में ही बताते हैं कि सरगुजा को स्वर्ग जाने का द्वार कहा गया है। क्यों, क्योंकि सरगुजा के सौंदर्य को देखा है, कहां पे देखा है, रामगढ़ की पहाड़ी पे चढ़कर देखा है, ठीक, ये आपको पता चल गया। ये हो गया क्या, मेघदूतम, समकालीन वंश थे, इसके बारे में हमें साक्ष्य मिल गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है वाक्टक नरेश और वहां पे है गुप्त,
ठीक है, तो गुप्त वंश और वाक्टक वंश के बारे में संबंध आपको देखने को मिल गया, समकालीन था ये देखने को मिल गया किसमें, कवि कालिदास के मेघदूतम में। आगे देखते हैं, और आगे हम लोग क्या क्या लिखे हैं, ये बालाघाट लेख लिखे हैं, रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा शिलालेख लिखे हैं। तो ये जो रिद्धिपुर केसरी बेड़ा शिलालेख है, इसमें हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे वाक्टक वंश और नल वंश का संघर्ष देखते हैं। क्या देखते हैं, वाक्टक वंश और नल वंश का संघर्ष देखते हैं। वाकटक वंश, वाकटक वंश, और यहाँ पे है नल वंश, नल वंश। इन दोनों के वंश के हम लोग संघर्ष को देखने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों वंश का संघर्ष देखेंगे, होगा ये, इसमें युद्ध ही होगा। इधर से कभी ये आक्रमण करेंगे, कभी ये आक्रमण करेंगे, कभी वाक्टक वंश आक्रमण करेंगे, कभी नल वंश आक्रमण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन किस पर आक्रमण करता है। ठीक है, एक है रिद्धिपुर शिलालेख। रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार नलवंशी शासक हुआ करते थे भवदत्त वर्मन। कौन थे, भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन। ठीक है, कौन है, भवदत्त वर्मन, कौन है, भवदत्त वर्मन है, कौन है जी, यहाँ पे है भवदत्त वर्मन है। ठीक है, ये जो भवदत्त वर्मन है, इन्होंने वाक्टक नरेश, वाक्टक नरेश नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण करता है, याद रखिए, कौन आक्रमण करेगा, एरो का तीर इस तरफ है, तो ये आक्रमण कर रहा है कौन, भवदत्त वर्मन। और यहाँ पे जीतता कौन है भाई, जीतता है भवदत्त वर्मन, जीत जाता है। ठीक है, भवदत्त वर्मन जीतता है नरेंद्र सिंह ऊपर विजय करके। ठीक है, याद रखिए, वाक्टक वंश की राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन था। क्या था, नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन को तहस नहस कर देता है, तबाह कर देता है। कौन करता है, भवदत्त वर्मन करता है। पहला युद्ध ये हो गया, पहला युद्ध। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा युद्ध देखते हैं। ठीक है, दूसरा युद्ध देखते हैं। अब नरेंद्र सेन का क्या हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और नरेंद्र सेन का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। कौन हुआ, पुत्र, पुत्र हुआ। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी है, कौन है, पृथ्वी सेन द्वितीय। कौन है, पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय, पृथ्वी सेन द्वितीय। अब होगा ये नलवंशी के शासक भवदत्त वर्मन, इनका उत्तराधिकारी कौन था, इसका उत्तराधिकारी था अर्थपति भट्टारक। कौन था, अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, भट्टारक। ठीक है, अर्थपति भट्टारक हुए हैं। ये जो अर्थपति भट्टारक है, नलवंश का था उस समय, जिस समय पृथ्वी सेन थे। तो होगा ये, पृथ्वी सेन अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर आक्रमण कर देगा। अब अर्थपति भट्टारक क्या है, अर्थपति भट्टारक कहां पे शासन कर रहे थे, पुष्करी पे। कहां पे, पुष्करी पे शासन कर रहे थे, पुष्करी पे, पुष्करी। ठीक है, पुष्करी पर शासन कर रहे थे, इसकी राजधानी थी अर्थपति भट्टारक की। तो यहाँ पे होगा ये, पृथ्वी सेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक के ऊपर आक्रमण करेगा, नलवंश के ऊपर, जो कि पुष्करी था इसकी राजधानी, इसको तहस नहस कर देता है, इसको तबाह कर देता है, नंदीवर्धन को, पुष्करी को। कौन करता है, पृथ्वी सेन कर देता है, अर्थपति भट्टारक। पुष्करी कहां पे है, अभी वर्तमान का पुष्करी है भोपालपट्टनम। क्या है, भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम, ठीक है, ये जो भोपालपट्टनम है ये कहां पे है, बीजापुर में है। ठीक, दो युद्ध आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अब आगे बढ़े और तीसरा युद्ध देखते हैं। तो फिर क्या है, तीसरा युद्ध देखते हैं, तीसरा युद्ध देखते हैं। ठीक है, अब उसका उत्तराधिकारी कौन हो गया, देवसेन। यहाँ पे वाक्टक वंश में देवसेन हो गया, देवसेन हो गया। ठीक है, देवसेन हो गया। और यहाँ पे नल वंश में कौन हो गया, नल वंश में हो गया है स्कंद वर्मन। कौन हो गया, स्कंद वर्मन, स्कंद, स्कंद वर्मन। ठीक है, ये हो गया स्कंद वर्मन, और यहाँ पे हो गया देवसेन। अब होगा ये, यहाँ पे किसने आक्रमण किया था,
इसमें पृथ्वी सेन ने आक्रमण किया था अर्थपति भट्टारक के ऊपर। अब इसका उत्तराधिकारी होगा जो यहाँ पे वाकाटक वंश पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो स्कंद वर्मन ने देवसेन के ऊपर आक्रमण कर देगा। किसके ऊपर, देवसेन के ऊपर आक्रमण कर देगा और इसको पराजित कर देता है देवसेन को। ये हार जाता है, ये जीत जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, देवसेन और स्कंद वर्मन का युद्ध हमें देखने को मिलता है। किसके जरिए, तो मिलता है रिद्धिपुर और किसके जरिए, रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा शिलालेख के जरिए, बालाघाट लेक के जरिए ये हमें संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि यह वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश तीनों समकालीन वंश थे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पास रखते हैं, है ना। वाकाटक वंश के बारे में कल की वीडियो में हम और अच्छे तरीके से, डिटेल के तरीके से साथ पढ़ेंगे। क्या है इससे, वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश, एक से दो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा पुलिस के एग्जाम में, यहां से देखने को ही मिलेगा। देखिए याद रखिए, चलिए यहां पे मैं बताता हूं। अगर आप लोगों का एग्जाम कौन ले रहा है ये डिपेंड करेगा। अगर डिपार्टमेंट ही सीजी पुलिस का डिपार्टमेंट में ही अगर ले ले, सीजी पुलिस का, सीजी पुलिस डिपार्टमेंट अगर आपका क्या ले ले, एग्जाम ले ले, तो क्या होगा, यहाँ पे कट ऑफ क्या चला जाएगा, हाई चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ सरल रहेगा। क्या रहेगा, सरल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन सरल रहेगा। अगर सीजी व्यापम ले, अगर सीजी व्यापम ले तो सीजी व्यापम लेगा आपका एग्जाम, तो सीजी व्यापम लेगा तो क्या लेगा, कठिन आएगा। क्या आएगा, कठिन आएगा। तो ऐसे छात्र जिसका अभी फिजिकल में 60, 55, 55 या 53 ऐसे ही तो आ रहे होंगे ना, ज्यादा तो नहीं आ रहे होगा। कोई को छोड़ो ना, क्योंकि एक 1 लाख को लेना है 15 गुना ना भाई, आपका पोस्ट है उसमें आया है, उसमें 15 गुना लेगा तो 90-95 के आसपास आएगा, 90 आएगा, है ना। तो 90,000 आएगा। तो उसमें से अगर ऐसे स्थिति आ जाएगा जो 82-82 होगा, 60-80-80 होगा फिजिकल में अंक, 80-80 अगर हो जाएगा तो इससे एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। तो इससे एक्स्ट्रा होगा, तो इससे एक्स्ट्रा होगा तो 1 लाख के आसपास चलिए। ठीक है, 1,05,000, 1,10,000 ऐसे कुछ मान के चलिए। ठीक है, वहां तक चला जाएगा तो उसमें चला जाएगा तो आपका कट ऑफ कितना जाएगा, 55 से 60, 55 से 60, 70 इतना ही जाएगा। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि एक अटेम्प्ट मिल रहा है आपको, एक ही चांस मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है। कहने का मतलब यह है जिसका निकलेगा उसका अच्छा जाएगा। 80 जा रहा है, 88 जा रहा है किसी का, है ना। मैं पूछा हूं तो यही देखने को मिला है कि 80 जा रहा है, 88 जा रहा है, 60 जा रहा है, 55 जा रहा है, इतना ही जा रहा है। तो यह है कट ऑफ कम जाने वाला है, कट ऑफ कम जाएगा। पिछली भर्ती में क्या हुआ था, पिछले भर्ती में कट ऑफ कितना गया था, आपको कितने नंबर का आना है, यहाँ से फिजिकल में 100 नंबर का प्लस 100 नंबर का रिटर्न में। तो 100 नंबर का फिजिकल, 100 नंबर का रिटर्न, दोनों को मिला लेंगे तो 200 हो जाएगा। इस 200 में ही आपका क्या होगा, कट ऑफ आएगा, है ना। ये दोनों में ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें अगर 60 या 55, 60 ऐसा आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, 55 नंबर, 60 नंबर आ रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको कम से कम 70 से 80 के आसपास लाना पड़ेगा, 70-80, है ना। तभी तो आप जाकर अच्छे से आपका लिस्ट में नाम आएगा ना। तो ये है, कहने का यही मतलब है। अगर आपका 60 नंबर, 55 नंबर, 75 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर ऐसा आया हुआ है, 55 प्लस है, तो आप तैयारी में लग जाए, किसकी, रिटर्न एग्जाम की तैयारी में लग जाए। और हमारे द्वारा जो स्मार्ट पीएससी एकेडमी के द्वारा जो वर्दी बैच लाया गया है उसे क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यही कहने का मतलब है, क्लास आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी पे लग जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करें, बाय। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।